तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप। इससे पहले कि हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं, एक शेर के साथ हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता है ये वो हर बादशाहों के खजीने में। नमस्कार, आदाब, अभिवादन स्वीकार कीजिए मोहम्मद इश्तियाक आलम का GHPH क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप तमाम छात्रों का, आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1857 की पृष्ठभूमि देख चुके हैं, उसके कारण देख चुके हैं और क्या देखे हैं, उसके प्रभाव क्या क्या हुए उस चीज को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप। दरअसल स्वरूप किसको बोलते हैं? नेचर ऑफ द रिवोल्यूशन, रिवोल्ट ऑफ 1857। किसी ने रिवोल्ट कहा, किसी ने रिवोल्ट कहा। 1857 की क्रांति को किसी ने क्रांति तो किसी ने क्या कहा, इसको विद्रोह कहा। इसमें अलग अलग विद्वानों का क्या था, अलग अलग मत था। मत का मतलब मानना, ठीक है, मत का मतलब क्या होता है, मानना था। लेकिन इसका स्वरूप क्या था, आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में विस्तार से। क्योंकि अलग अलग विद्वान, आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बातचीत कर सकते हैं इसमें। तो क्या था कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मान्यता था। यानी इसका हम लोग अभी आज जानते हैं कि 1857 की क्रांति का नेचर क्या था, किस प्रकार का ये था। क्योंकि कोई भी जो घटना होता है, उस घटना को कुछ लोग उसको डायरेक्टली देखते हैं तो उसके बारे में वो लिखते हैं, कुछ लोग किसी से सुन के लिखते हैं, कुछ लोग किसी के किताब को पढ़ के लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबका दृष्टिकोण एक जैसा हो नहीं सकता, होगा नहीं होगा। यही वजह है कि उस घटना को 1857 की जो घटना है उसको किसी ने रिवोल्ट कहा, तो किसी ने रिवोल्यूशन कहा, तो किसी ने रिवोल्ट कहा। तो अब आखिर वास्तव में है क्या, आज हम लोग उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहली बात है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। यह क्या था? सैनिक विद्रोह था। किसके अकॉर्डिंग? सीले के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सीले के अकॉर्डिंग। और किसके अकॉर्डिंग था? लॉरेंस के अकॉर्डिंग, जॉन लॉरेंस के अकॉर्डिंग। ये क्या था? यह एक सैनिक विद्रोह था। और कुछ भारतीय विद्वानों के अनुसार, जैसे सर सैयद अहमद खान, किसके अकॉर्डिंग? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के बारे में जानते हो? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाते समय किससे चंदा नहीं लिया था? समझ रहे हो, हर एक आदमी से लगभग चंदा लेता। कहा उसको बनाने के लिए उन्होंने फकीरी भेद भी इख्तियार कर लिया। ठीक, तब जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी कयाम में आया हुआ है। आई बात समझ में? इसको सैनिक विद्रोह लॉरेंस बोला, और कौन बोला? सर सैयद अहमद खान भी बोले। यानी ये एक सैनिक विद्रोह है। इसको ब्रिटिश लोगों ने भी बोला और कुछ भारतीय लोगों ने भी इसको क्या बोला? सैनिक विद्रोह। कोई दिक्कत है इसमें तुम लोगों को? समझ में आ रहा है ना? ये सैनिक विद्रोह क्यों है? क्योंकि इसका जो शुरुआत दरअसल हुआ था, एक्चुअल डेट तो 10 में है। एक्चुअल डेट कितना है? 10 में 1857। 10 में 1857। और क्रांति शुरुआत होने का एक जो डेडलाइन तय किया गया था वो 31 में तय किया गया था। कब तय किया गया था? 31 में। लेकिन क्रांति 31 में से पूर्व ही स्टार्ट हो गया। लेकिन इस क्रांति को और भी हम लोग पीछे जाके देखें तो बात तब है जब दमदम में, कहां पे? दमदम में ही चर्बी वाले कारतूस वहीं से एक तरह से आया इस पर। ठीक है, तो चर्बी वाले कारतूस का मैटर को लेकर के ये मामला इतना हाईलाइट हुआ कि अलग अलग विद्वानों को लगा कि नहीं, ये क्या था? सैनिक विद्रोह था। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक थे उसमें, सेना में। और कारतूस को उस समय तक ये था कि जो इसमें क्या था, ब्रॉन्ज बेस की जगह कौन राइफल आया? एनफील्ड राइफल आया। उसको उन लोगों को दांत से कारतूस को काट करके तभी इसमें लगाना पड़ता था। और उस समय यह अफवाह बिल्कुल बहुत ज्यादा फैल चुकी थी कि उस कारतूस को काटेंगे जिस एरिया में, उसमें सुअर और गाय की चर्बी का लेप लगा हुआ है। और ऐसे में अगर उसको हिंदू या मुस्लिम कोई भी काटेंगे तो दोनों का धर्म भ्रष्ट होना तय था, है ना? ऐसे में इसको लेकर के, चूंकि लोगों के सामने धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा था, धर्म को कोई भी आदमी इस तरह की खबरें ज्यादा तूल पकड़ती है, तो यही वजह है कि इसको सैनिकों ने इग्नोर किया कि ना, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको दांत से काटेंगे ही नहीं। इसलिए वहीं से विद्रोह का स्टार्ट हुआ। इसलिए इसको हम लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं, लॉरेंस कहते हैं, और कौन कौन? सर सैयद अहमद खान वगैरह। तो ये लोग इसको कौन सी बोलते हैं? सैनिक विद्रोह। दूसरा जो है हम लोग देखते हैं मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का षड्यंत्र।
मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब होता है साजिश, षड्यंत्र दैट मीन्स साजिश। ट्रांसपेरेंसी नहीं, इसको लोग बोलते हैं कॉन्सिप्रेंसी। कॉन्सिप्रेसी क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना का षड्यंत्र। ये कौन बोला था? जेम्स आउट्रम और टेलर, जो कि अंग्रेज अधिकारी था। उन्होंने क्या बोला था कि 1857 की क्रांति के बहाने मुगल फिर से सत्ता में आना चाहता था, क्योंकि तुमको पता है कि 1526 में मुगल का नींव पड़ा था। कब पड़ा था? 1556 में, ये सॉरी 26 में, और 1857 में जाकर के कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल अंत हो चुका था। क्या हो चुका था? ऐसे में 1857 की क्रांति के बहाने, क्योंकि 1857 की जेम्स आउट्रम और टेलर जिस एरिया में था वो लखनऊ का एरिया था, और दिल्ली वाला एरिया जो था वो बहादुर शाह जफर का एरिया था, इस एरिया में भी थे। तो उन लोगों ने देखा कि भाई लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह वगैरह था। ऐसे में उनको लगा कि कहीं ना कहीं इस क्रांति में मुस्लिम लोग ज्यादा इन्वॉल्व है, मुस्लिम लोग ज्यादा इन्वॉल्व है, तो क्या वजह हो सकता है? और उस समय मुगल बिल्कुल अपने पतन की अंतिम तिथि की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में उन्होंने ये समझा कि शायद 1857 की क्रांति के बहाने कहीं ना कहीं मुगल सत्ता में फिर से आने की एक षड्यंत्र यानी एक साजिश रच रहा है। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सदा कोई प्रॉब्लम है तुमको यहां तक? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सभ्यता और प्रवरता के मध्य संघर्ष। सभ्यता और प्रवरता के मध्य संघर्ष, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो है ना, ब्रिटिशर्स अपने आप को सिविलाइज मानते थे, बहुत ज्यादा सिविलाइज। ब्रिटिशर अपने आप को बहुत ज्यादा सिविलाइज मानते थे। वो बिल्कुल मानते थे कि भाई वो जो है बिल्कुल सभ्य है, और भारतीयों को बिल्कुल जंगली और गंवार समझते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि हम लोग भाई सभ्यता को एक बेहतर करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीयों को यह नागवार गुजर रहा है। ये क्या हो रहा है? नागवार गुजर रहा है। ऐसे में 1857 की क्रांति में देखे थे कि दिल्ली आने से पूर्व